IUPAC naming of acid, aldehyde. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, madam. Yes, good afternoon to everyone. So I request everyone, Chetandeep, Mehak, Rajveer, keep your camera working. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So yesterday we have focused on the topic of this EMI. So we'll continue from there onwards. Yes, Mehak इसको explain कर सकते हो? This PPT, that is, the PPT is there in front of you. How the EMI has been calculated. EMI stands for? इसमें पहले हमने EMI stands for? Equated monthly installment. Estimated monthly installment. Equated is the right answer. Net पे सर फिर कल गलत बताया आपने क्लास में. कल वाला गलत हो गया. हाँ, equated ही है. That is, she has already checked from internet ना. Yes, sir. तो equated ही है ये. So many persons are there on the here. Chetandeep, Rajveer, Muskan, Vanshika, Muskan 11F. So keep your camera active. ठीक है? So now I एक आधा मिनट वेट कर लेते हैं. Let's wait because so many students are joining in. Romika, Riya Sharma, Rajveer, Chetandeep, and Vanshika. Sir, how are you feeling? First week of the school and again lockdown. नहीं ठीक हो जाएगा जल्दी ये इसमें. The probability is quite high that soon we'll be able to go to the older mode. But ये है कि ये थोड़ा सा टाइम ऐसे निकालना पड़ेगा because the number of cases has increased ना. कल डिस्कस किया था हमने यही पॉइंट डिस्कस किया था. ठीक है. So let's move to the topic. हाँ भाई, मैं कब एक्सप्लेन कर रहे थे अबाउट EMI. सर ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है. पहले हमने डिफाइन किया है. Very good. The very first point is that this is a user defined function. ठीक है. So we will solve it with the our own method. जैसे हम तो इसको यूज नहीं करते user defined function को. तो जैसे जो हम कल डिस्कस कर रहे थे that is कंप्यूटर साइंस ना. तो कंप्यूटर साइंस में के सिलेबस में ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. So that's why they have solved with that mechanism. So थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दोगे जो इसके पैरामीटर है. सर पहले तो हमें रेट दिया था, वो हमें एनएम में जैसे दिया होता है, तो उसे हमने मंथली कैलकुलेट किया है. फिर टाइम पीरियड चेंज किया है. फिर वो ईएमआई का फॉर्मूला लगा के उसे कैलकुलेट किया. तो जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज कि एक तो हमें रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस. ठीक है. 1 मंथ का अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा.
सिमिलरली अगर टाइम, बिकॉज टाइम भी हमें चाहिए मंथली वाइज, क्योंकि जो ईएमआई है उसकी कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे हो रही है। सो टाइम और रेट ये दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इनटू दी मंथली फॉर्मेट, और उसके बाद ये जो है दैट इज दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी ईएमआई, दैट इज P into R and power of 1 raised to power T divided by power of 1 plus R raised to power T minus 1. So we will not go into the details of this formula. ठीक है जी। So let us move to this question. So this is the question I have converted into the normal form. Clear? We have not made use of this EMI formula. So sorry, basically user defined function का यूज नहीं किया इसके अंदर। पहला है हमारे पास वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, दैट इज वी हैव टेकन 1 लाख, कि जो पर्सन है वो 1 लाख अमाउंट को बोरो कर रहा है। सेकंड इज द रेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अप्लाई करना है ऑन दिस प्रिंसिपल अमाउंट, और दूसरा है थर्ड पैरामीटर है कि कितने टाइम के लिए वो लोन ले रहा है। 2 साल के लिए आप इसको चेंज करके 3 साल भी कर सकते हो, वट एवर यू वांट। ठीक है जी। एंड देन इसके अंदर क्या किया हुआ है, दैट वी हैव कन्वर्ट किया है 1 मंथ में रेट को, और टाइम को भी कन्वर्ट किया है 1 मंथ पीरियड में, एंड देन वी हैव अप्लाइड द फार्मूला and you see this is the EMI is there, so you just run this one. So ये है, अगर 3 साल का पीरियड है तो इतनी ये EMI बनेगी, और अगर आपको पता ही है कि अगर हम टाइम पीरियड कम करेंगे तो EMI विल डेफिनेटली इंक्रीज। ठीक है, EMI की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा ही होता है कि अगर EMI का टाइम पीरियड कम होगा तो EMI की वैल्यू बढ़ेगी मंथली बेसिस पे, और अगर EMI की, if we take the loan for a longer period, so definitely the monthly installment will go down. So few more students are joining in. ठीक है, इसी को और डायनामिक बनाया, that is how we can make it dynamic. How we can make it so you can see here. ठीक है, कि इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हैं हम, that we can ask the user to input the principal amount, then we will ask the user to input the rate of interest, and we will ask the user to make a time frame. Clear? So we can make the time parameter as, इसको integer रख लेते हैं, that's I think is more important, appropriate. और फिर यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने we have converted the rate to monthly basis, and similarly converted the time period to monthly format. Clear? And then at last we have a formula for calculation of EMI, and then we have displayed the value of EMI. So we can just run this one. So let's say we make it as now this time 2 lakh is the EMI amount on which we are taking the loan. So let's say a rate is we assume it to be, let's say 13.5%, and time we take it as 5 years. Clear? And you see here the monthly EMI is 4600, around about 4601. और जैसे ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर टाइम और रेट फिक्स है तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ेगा उस हिसाब से हमारी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, 3 इसके मेजर पैरामीटर हैं कि कितना अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं,
कितने रेट के ऊपर हम बोरो कर रहे हैं और कितने टाइम पीरियड के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज दी टाइम पीरियड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि जितने ड्यूरेशन के लिए हमारी ईएमआई होगी उस हिसाब से हमारी ईएमआई की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर उसकी ड्यूरेशन कम होगी सो डेफिनेटली वी विल हैव टू पे more amount on the EMI side. Yes, anyone is having some question on this, on the EMI calculation front? Someone wants to make addition on this? ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी विल टेक दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन दिस GST, how we go with the GST calculations. So GST, as we know, that is the full form is goods and services tax, which is calculated on the net price for GST percentage. तो ये जो MRP होता है, MRP उसके अंदर ये included है, this GST is already there inside this MRP. And to calculate GST amount by subtract the original cost from the net price. Net price थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं किसी net price, और someone वंशिका से पूछना, वंशिका net price और दूसरा कौन सा था हमारे पास, जो ग्रॉस प्राइस है हमारे पास, दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास? सर कई बार जब ज्यादा कई बार कैश सेल्स आई मीन कैश पेमेंट प्रॉम्प्टली लेने पर डिस्काउंट रिसीव होता है जो परचेजर होता है उसको, तो सर जब हम उसको माइनस कर देते तो हमारे पास नेट प्राइस आता है, और हमेशा ट्रेड मतलब उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद ही उस पर जीएसटी लगता है, अगर केस ट्रेड डिस्काउंट का हो फिर वो आगे ठीक है, ठीक है, good one. So basically, you know, that is we need to understand how this GST is calculated. That is included in the net price of the product. Clear? First we need to calculate, and then we have to calculate the GST amount by subtracting the original cost from the net price. तो ये उसका फार्मूला हमें given है. GST formula is basically the GST amount into 100 divided by the original cost. So we will not go into the too much further details. Then you have to just apply this कि ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, जैसे ओरिजिनल कॉस्ट अज्यूम कर ली हमने 100 रुपये है, ठीक है, नेट प्राइस हमारा बना 20 रुपए, ठीक है. सो बेसिकली नेट प्राइस इज वेयर द प्रॉफिट विल आल्सो कम इनटू प्ले ओवर देयर. एंड लास्ट इज बेसिकली इसको कैसे कैलकुलेट किया है, अगेन बेस्ड ऑन दी यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये कैलकुलेट जीएसटी फंक्शन उसने यूज किया है, जिसके अंदर दो वैल्यूज को पास किया है, यहां से ओरिजिनल कॉस्ट को पास किया है और एक नेट प्राइस को पास किया है यहां से, ठीक है. और फिर नेट प्राइस में से ओरिजिनल कॉस्ट, यू नो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी 100 रुपीज है, नेट प्राइस कितना है हमारा 120, तो 120 में से 100 रुपये माइनस करके डिवाइडेड बाय दिस sorry multiplied by 100 divided by the original cost. So that basically give you the the GST amount that you will get here. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लोगे, you will be able to convert this one to the GST calculation. इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कन्वर्ट कर लोगे? Yes sir. ठीक है, so not a difficult sort of a, because हम इतनी इसकी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे, दैट वी आर लुकिंग एट दी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. जैसे सीमेंट है तो सीमेंट के ऊपर यू नो दैट सीमेंट के अंदर जो हाईएस्ट स्लैब वाला टैक्स लगता है, ठीक है. तो मैंने आपको बोला जो फूड्स आइटम है वो लोएस्ट स्लैब्स के अंदर आती हैं. इंडिया के अंदर जो पेट्रोल डीजल है वो दोनों ही जीएसटी के अंदर आते ही नहीं है. तो वी हैव टू बेसिकली लुक अपॉन कि थोड़ा हमें ब्रॉडर पता होना चाहिए कि जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे होती है जो प्रोडक्ट के ऊपर होगा, ठीक है. वो प्रोडक्ट किस
किस स्लैब के अंदर फॉल कर रहा है, लोएस्ट स्लैब के अंदर है, या 12% वाली स्लैब है, या 18% वाली स्लैब है, या 28% वाली स्लैब है। क्लियर? सो हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे, बट स्टिल वी शुड नो दैट हाउ दिस जीएसटी कैलकुलेशन गोज ऑन। तो इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है टू दी यूजर डिफाइंड फंक्शन से, जो हमारे पास सिंपल फार्मूला है, सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर आपने क्या इनपुट करना है। इस प्रोग्राम के लिए एक आप ओरिजिनल कॉस्ट इनपुट करोगे, एक नेट प्राइस इनपुट करोगे, एंड देन यू विल अप्लाई दिस फार्मूला, नेट प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल कॉस्ट। तो उससे हमारी वो जो जीएसटी की कैलकुलेशन जो है, कितने परसेंट बन रहा है हमारे पास, परसेंटेज फार्मूला यू विल गेट हियर। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसी के साथ जो रिलेटेड प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दैट वाज वी विल गो विद द थर्ड वन, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के लिए क्या होता है हमारे पास, अगेन यू हैव टू लुक अपॉन दी स्लैब्स। आप नेट से आप लोगों ने सर्च कर लो आप लोग, दैट इज कौन सी स्लैब्स हैं, जैसे अराउंड अबाउट 2,50,000 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, देन the other slab is 250 to 5 lakh. So you look at the different slabs and then go for the formula for calculating the that is the income tax. Clear? So that is the, no, you can say that is the homework for you, that is how to calculate the GST, that is already explained, and then is to go for the calculation of income tax. Income tax basically falls under the category of this direct taxes. So let us say we यस वंशिका बताओगे थोड़ा सा ये जीएसटी और इनकम टैक्स में, बताओ इनको क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीएसटी एंड इनकम टैक्स। सर हमारे पास दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारी इनकम पर या फिर कोई भी चीज पर डायरेक्टली हम पे करते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। Yes. सर इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हमारे थ्रू किसी दूसरे पर्सन के थ्रू गवर्नमेंट को जाता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और उस पर जो हमने टैक्स दिया है वो जो सेल करता है सेलर के द्वारा गवर्नमेंट की तरफ जाता है, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, जो कि जीएसटी है। और इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्सेस में आता है, क्योंकि उस पर डायरेक्टली हमारा टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट लेवी करती है। Yes, so that's a very good point added by वंशिका। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो जीएसटी हमारे पास दैट बेसिकली कम्स इनटू द इनडायरेक्ट टैक्स, और जो इनकम टैक्स है दैट इज नो पेड बाय द पर्सन डायरेक्टली। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू कैन नोट डाउन। Any other point you have about this? ठीक है, और जो हमारे पास clear, this is the slide I have picked that we have shared these slides कि जो हमारे पास जो हमने रिवीजन के लिए टास्क उठाया था। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इसी के अंदर, I will show you। What are the other points that we can go for revision? तो जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। So in control statements we have gone through what are the decision making statements. जो भी if statements है they fall under the category of this decision making statements. Then we discussed about the iteration statements, looping statements. Clear? So looping statements are those where we are going to repeat the fixed number of steps again and again. And then we have three jump statements, break and continue, and third is the pass. Yes, break
ब्रेक कंटिन्यू पास को कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन, कोई बता सकता है इसके बारे में, ब्रेक कंटिन्यू एंड पास? सो लेट्स से वी ऐड, यस श्रिया। Sir, by using the break statement, the control directly jumps to the jumps back to repeat that loop. But in the continue statement, when the continue statement is executed, the control skips some part of the statements and do not repeat it in the next slide. Whereas in pass statement, the loop runs like null loop. It does not execute any statement. ठीक है, मींस पास के अंदर क्या है, दैट डजंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट कोई हम स्टेप नहीं ले रहे, जस्ट हम पास पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट टू बेसिकली फिनिश अप द सिंटैक्स पार्ट, उसके अंदर पास को हम यूज करते हैं। ठीक है, यू कैन सी इट इन द एग्जांपल आल्सो। ठीक है, so I will not go into the now details of this is the simple if statement, only the to block is there and that's all. Only if the condition is true it will be executed, else this will be skipped. If else में है हमारे पास, we have basically this is the example of if statement. Then we have if else. So if else में दो blocks हैं, one is true block and second is the false block. ठीक है, next है हमारे पास nested if. तो nested if में क्या है, that is ये जो left side है इसमें कोई nesting नहीं की हुई, जो right side है true, if the condition is true then the second condition will be checked. तो ये नेस्टिंग की हुई है, दिस इज बेसिकली ए कंडीशन विद इन ए कंडीशन। तो इस तरह के सिनारियो को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लूप, सॉरी नेस्टेड कंडीशन, नॉट ए नेस्टेड, दिस इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है जी, सो द एग्जांपल इज गिवन हियर ऑन, जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, we have asked the user to input a number if the number is greater than or equal to 0. So first part is executed. If the number is negative then the second part, this else part is executed. फिर अगर नंबर greater than 0 है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है कि नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो दो कंडीशन लग गई हैं इसके अंदर, if the number is greater than and equal to 0, so then the second condition will be checked if the first is true. Then हमारे पास we have basically looping के अंदर दो loops है हमारे पास, one is while loop, second is for loop, and third is basically that is made up of the already existing loop, nested loop. तो nested loop का use कोई एग्जांपल बता सकते हो, कोई एग्जांपल जहां पे हमने nested loop का यूज किया हो? Yes, anyone? An example where we have used nested loop. अभी तक जो भी प्रोग्राम किए हमने +1 में, कहां पे हमने नेस्टेड लूप का यूज किया था कंसेप्ट? कोई एक प्रोग्राम बता दो जहां पे नेस्टेड लूप का यूज होता है। सर पैटर्न्स बनाए थे हमने। हाँ, यस यस, पैटर्न्स में, वेरी गुड। द पैटर्न्स वेयर वी हैव बेसिकली मेड यूज ऑफ दिस नेस्टेड वन। ठीक है जी, while लूप के अंदर क्या है हमारे पास, the syntax of while loop is basically ये जो x is equal to 1 है, ये x is equal to 1 कोई बता सकता है ये कौन सा स्टेप होता है? while loop हमने पढ़ी है कई बार, x is equal to 1 क्या होता है बेसिकली? इस स्टेप को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसका कोई वर्ड हो आपको? whatever the meaning you know about x is equal to 1, this is called initialization, जो हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो फिर हम इसमें कंडीशन चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू जब तक क्या नहीं हो जाती, 4 नहीं हो जाती। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है लूप के अंदर कि वो जो ये बेसिकली x क्या है, x कंट्रोल वेरिएबल, x को हम बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो जब तक x में हम क्या करते जाएंगे, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे until the condition remains true। और उसमें हमने क्या किया है, प्रिंट x की वैल्यू को क्या किया है, सिंपली हमने प्रिंट किया हुआ है यहाँ पे। Then there is one more example of this, जिसमें क्या है हमारे पास, we can make use of else also, else within while loop।
ये है, जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए इनफाइनाइट while loop. So let us ask this question to someone. Most of the people might have joined the lunch session also. किससे पूछूं ये? Yes, अनुरीत कौर. Are you there, Anureet? Ishan? Harshita? Yes, Harshita कुछ कर रही है प्लस माइनस, बट आई डोंट नो. हर्षिता, हरकमल प्रीत. क्वेश्चन पूछने से ऑडियंस भी कम हो जाती है, दैट्स. यस, मुस्कान से पूछ लेते हैं. मुस्कान इज देयर. सो मुस्कान, आप बताओ व्हाई दिस लूप इज कॉल्ड ए इंडेफिनिट लूप. ये जो कोड आपके सामने है, व्हाई यू विल से इट एज ए इंडेफिनिट लूप? महक, नॉट महक, बट आई हैव आस्क्ड, भूल भी गया ये. मुस्कान 12F. इसमें इन्फिनाइट लूप मतलब कि इन्फिनाइट इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि x हमेशा ही 5 रहेगा, क्योंकि हमने 5x को जो वैल्यू दी है 5 ही है, वो मतलब कि चेंज नहीं की हमने. तो मतलब 5 इक्वल टू 5 ही रहेगा, तो वो इन्फिनाइट टाइम वो प्रिंट होता रहेगा. बेसिकली ये लूप एंड ही नहीं होगी, बिकॉज वी डोंट हैव ए टर्मिनेटिंग कंडीशन. तो कंडीशन ये हमेशा सेटिस्फाइड रहेगी. x की वैल्यू ना तो हमने इंक्रीमेंट की है इस लूप के अंदर, so this will give us the will become a infinite loop. Next है हमारे पास for loop. तो for loop में क्या है? This is the I variable is basically the control variable. इसकी हमने range set की है, range 3 to 5. So 3 is the starting value, 5 is the ending value range function के अंदर, और 5 is not included. That's we have discussed number of times. 5 is not included here. तो इसमें क्या प्रिंट हो रहा है हमारे पास? 3 and 4. प्रिंट से क्या हो जाता है? दैट इज वी गो टू द नेक्स्ट लाइन. सो इसमें क्या है हमारे पास? वी कैन लुक एट द सिंटैक्स ऑफ दिस फॉर लूप. फॉर है, देन हमारे पास वेरिएबल है, एंड देन वी हैव ए कीवर्ड इन, और उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस है. तो ये सीक्वेंस जो है दैट वी हैव जनरेटेड विद रेंज फंक्शन. मोस्टली हम जो सीक्वेंस जनरेट करते हैं वो रेंज फंक्शन से ही जनरेट करते हैं, जिसके अंदर एक फर्स्ट वैल्यू होती है स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड वैल्यू इज दी एंडिंग वैल्यू, एंड थर्ड वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? स्टेप. क्या? हाउ मच इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वी हैव टू मेक. सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर द डे. That we have described major, that is first is the GST, जो हमने start किया था EMI से, how to go for the EMI calculation. Second is 2 homeworks are given. One is to go for how the GST calculation is done, and second is the income tax calculation. ठीक है जी. And last we have gone through the other controlling statements examples. Yes, कोई आपका query है, कोई question है? So I don't want to make this your weekend very heavy. So कोई question है आपका in the end, so you can go with that. So thank you very much and take care for your health. Thank you very much for attending the session. Thank you, sir. Thanks, brother. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.